Good morning, students. Today I am going to teach you computer system and data of chapter 1. According to your new syllabus, some new topics are remain: data deletion, its recovery and related security concerns. Today we are going to discuss this topic and some portion of software. We already completed software purpose and its type, but some portion of softwares are remain according to your new syllabus. Today I will complete your first chapter. So now let's start our new topic: computer system and data. Computer system may also refer as data processor. कंप्यूटर सिस्टम को एक डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डेटा प्रोसेसर? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो इनपुट लेता है। इनपुट क्या लेता है? डेटा। लाइक अगर एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखना चाहें डेटा, तो एक स्टूडेंट को मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं, हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं, दिस मार्क्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेटा। ये जो मार्क्स है डेटा कहलाते हैं। अब इन डेटा को जब प्रोसेस किया जाता है तब एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एग्जांपल बताया था कि आपकी क्लास में आफ्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम ईच स्टूडेंट गॉट मार्क्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सभी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में, हर स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में मार्क्स मिले। ठीक, अब मैथमेटिक्स में मार्क्स मिले, उसको आपने कंप्यूटर में इनपुट किया। किससे इनपुट किया? कीबोर्ड से। ठीक है, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। उससे इनपुट किया एंड आफ्टर सॉर्टिंग यू अरेंज्ड मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ ईच स्टूडेंट असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया। इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि किस स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो डेटा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट को जनरेट करता है, इसलिए उसको डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। नाउ डेटा कैप्चरिंग इज अ टॉपिक कम्स अंडर कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा। डेटा कैप्चरिंग हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा में। डेटा कैप्चरिंग मीन्स टेक डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा को आप इंसर्ट करते हो, ठीक है, और कंप्यूटर क्या करता है? उस डेटा को कैप्चर करता है। डेटा कैप्चरिंग मीन्स इनपुटिंग डेटा टू कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। हम कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब 1010 बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होता है, उसको हम डिजिटल फॉर्म कहते हैं। डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कह सकते हो आप। ठीक है, हम जो भी इनपुट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता है। सो दैट इट इज़ यूजेबल टू कंप्यूटर। इस प्रकार जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इस प्रकार वो यूजेबल होता है, मतलब काम करने के लायक होता है। द टास्क ऑफ डेटा कैप्चरिंग इज परफॉर्म्ड बाय द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के जरिए आप डेटा को इनपुट कर सकते हो, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम। इसकी हेल्प से आप डेटा को इनपुट कर सकते हो। कीबोर्ड कैप्चर टेक्सचुअल डेटा। कीबोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल। वो टेक्सचुअल डेटा को इनपुट लेता है। माउस वर्क्स एज अ इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर पॉइंटर इंफॉर्मेशन। माउस जो होता है पॉइंटर की पोजीशन को पॉइंट करता है। आप माउस को जैसे जैसे मूव करेंगे उसकी पॉइंटर की जो पोजीशन है वो कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो माउस के जरिए आप डेटा को इनपुट कर सकते हैं। बार कोड रीडर कैप्चर्स द डेटा स्टोर्ड इन द बार कोड। बार कोड रीडर आपने कहाँ देखा है? आप जब कभी मॉल में जाते हैं तो आप देखेंगे बुक के पीछे या किसी भी प्रोडक्ट के पीछे छोटे छोटे लाइन्स बने होते हैं। इस प्रकार से
कुछ लाइंस थोड़े मोटे होते हैं इस प्रकार से, बारकोड बने होते हैं, ठीक। इनको एक मशीन की हेल्प से रीड किया जाता है, रेड कलर की लाइट जलती है उसमें, वो जो मशीन होती है वो इस प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको रीड कर लेती है। प्रोडक्ट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, प्राइस हो सकता है, उसकी क्वांटिटी हो सकती है। सपोज आप कोई बुक परचेस कर रहे हो तो उस बुक का राइटर, बुक का नाम, कौन सी क्लास की बुक है वो लिखी रहेगी, उसका प्राइस लिखा रहेगा, कौन से एडिशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी। तो वो किस में चले जाता है, कंप्यूटर में चले जाता है, तो वो होता है आपका बारकोड रीडर। तो ये है आपका डेटा कैप्चरिंग। इन इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करके आप डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, डेटा स्टोरेज। सेकेंड टॉपिक इज डेटा स्टोरेज। After inputting data, data is stored in the memory in digitized form। जब भी हम डेटा को इनपुट करते हैं कीबोर्ड से तो प्राइमरी मेमोरी में या फिर सेकेंडरी मेमोरी में, हमारा रैम हो गया या फिर हमारी हार्ड डिस्क हो गई, उसमें डेटा स्टोर होता है। द डेटा कैप्चर्ड डेटा में बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली और मे बी स्टोर्ड फॉर प्रोसेसिंग एट अ लेटर। अकॉर्डिंग टू योर बुक, डेटा जब भी हम इनपुट करते हैं तो वो तुरंत भी प्रोसेस हो सकता है और आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ देर बाद भी प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि मैंने कैलकुलेटर से लिखा 2 + 3, तो 2 + 3 जैसे ही जब तक मैं इक्वल बटन प्रेस नहीं करूँगा तब तक वो दोनों ऐड नहीं होंगे, तब तक वो आपके 2 और 3 जो डेटा है वो सेव रहेगा आपके कंप्यूटर में। जब तक मैं इक्वल बटन प्रेस नहीं करूँगा तब तक वो प्लस नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ पे डेटा रुक गया, जैसे ही मैं इक्वल बटन प्रेस करूँगा उसके बाद वो ऐड होंगे, मतलब प्रोसेस होंगे। अब फॉर दिस पर्पस स्टोर द डेटा कैप्चर डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज। डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस यूज होती हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करके रखती हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है डेटा स्टोरेज मीन्स स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, ठीक है। आप डेटा को हार्ड डिस्क हो गई, हमारा रैम हो गया, पेन ड्राइव हो गई, इसमें आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। ये डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। 2 issues are related to data storage. First is data is generated at very high rate. Second, data keeps on increasing the time and after some time you need more storage space to handle. अच्छा, जो डेटा होता है, सपोज आप कोई मूवी कॉपी कर सकते हो पेन ड्राइव से अपने हार्ड डिस्क में, तो देखोगे आपकी हार्ड डिस्क धीरे धीरे फुल होती चली जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी भी एक लिमिटेशन है। जो भी आपकी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है, 1 TB में आती है, 500 GB में आती है, 320 GB की हार्ड डिस्क आती है, उसकी एक साइज़ है। जैसे आपके घर में एक अलमारी है, उसमें आप बुक्स रखते हो तो उसकी भी एक साइज़ है। जैसे जैसे आप बुक रखते जाओगे उसकी साइज़ बढ़ती चली जाती है, ठीक। सेम वैसे ही 2 इश्यूज़ आते हैं डेटा स्टोरेज में। फर्स्ट, डेटा इज़ जनरेटेड एट वेरी हाई रेट। डेटा जो है आपका काफ़ी तेज़ी से जनरेट हो रहा है। आप मतलब कभी मूवी कॉपी कर रहे हो, कभी गेम कॉपी कर रहे हो, कभी आप कोई फोटोज़ कॉपी कर रहे हो, ऐसा करते करते भर जाता है स्पेस। सेकेंड, डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम एंड आफ्टर सम टाइम। स्टोरेज स्पेस धीरे धीरे फुल होते जाता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक नया स्टोरेज लेना पड़ेगा, मतलब आपको एक और हार्ड डिस्क लगवानी पड़ेगी अपने कंप्यूटर में। तो ये डेटा स्टोरेज के साथ 2 इशू हमेशा आते हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो जैसे फेसबुक हो गया, अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इनके पास तो देखो हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियोस डेली अपलोड हो रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ आपके सामने आई एम टेकिंग लेक्चर इन फ्रंट ऑफ यू विद द हेल्प ऑफ कैमरा। मैं अब कैमरे की हेल्प से यूट्यूब के द्वारा लेक्चर ले रहा हूँ। तो ये वीडियोस भी यूट्यूब के थ्रू आप चला रहे हो और देख रहे हो। तो यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस कहाँ से आते हैं? कैसे यूट्यूब इनको स्टोर करता है? तो वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज एम्प्लॉय डेटा सर्वर्स विच आर कंप्यूटर्स विथ लार्जर एंड फास्टर डेडिकेटेड स्टोरेज। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बताया फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? फ़ोटोज़ के फॉर्म में, वीडियोज़ के फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्मेट जो हम लोग टाइप करते हैं जो भी,
ठीक है, या फिर ऑडियो आवाज़ की फॉर्म में, ये सारे फॉर्म में डेटा होते हैं। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स और डेटा सर्वर रखती है। डेटा सर्वर मतलब, सर्वर बोलने से का मतलब वो कंप्यूटर ही होता है, बस उस कंप्यूटर की जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो बड़े साइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, इस प्रकार वो इन डेटा को वो स्टोर करते हैं, ठीक। नाउ थर्ड टॉपिक इज डेटा रिट्रीवल। Data retrieval. Data retrieval refers to the process of obtaining stored data from our storage devices and making it available to CPU. डेटा रिट्रीवल का मतलब होता है कि जैसे आपने कैलकुलेटर ओपन किया कंप्यूटर में और आप दो नंबर ऐड करना चाह रहे हो, 2 + 3। जैसे ही आप 2 + 3 को ऐड करते हो, मतलब कीबोर्ड से इनपुट देते हो 2 और 3, क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर का रैम होता है उसमें वो जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें वो स्टोर हो जाता है। फिर आपका सीपीयू क्या करता है, उस दोनों नंबरों को लेता है और जोड़ता है, जो ऐड करने के बाद रिजल्ट शो करता है। तो डेटा रिट्रीवल मतलब वहाँ से उस रैम से डेटा को लेकर आना और सीपीयू तक अवेलेबल कराना, ये जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है, डेटा रिट्रीवल कहलाती है, ठीक। ऐसे ही आप अगर कोई मूवी प्ले करना चाहते हो, आपके कंप्यूटर में कोई मूवी है, तो आप जैसे ही डबल क्लिक करते हो तो वो मूवी क्या होती है, उठकर हार्ड डिस्क में रहती है या पेन ड्राइव में रहती है, वहाँ से उठ के रैम में आती है। रैम से हमारा जो सीपीयू है वो उसको प्ले करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होती है ये डेटा रिट्रीवल होती है, मतलब सीपीयू तक हमको डेटा को अवेलेबल कराना, ठीक है। कहाँ से, हमारे जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। डेटा रिट्रीवल द एक्सेस टाइम आर डिपेंडेंट ऑन द स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए जैसे हमारा ये जो सीपीयू है, ठीक है, ये हमारा समझ लीजिए सीपीयू है और ये हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में ही हम अपनी मूवीज, अपनी फाइल्स, अपने सॉन्ग्स और अपने गाने को रखते हैं। अब जैसे ही हम कोई मूवी को प्ले करते हैं तो वो हार्ड डिस्क से किसमें आती है, रैम में, ठीक। फिर रैम से किसमें आती है, सीपीयू में। दिस इज आवर सीपीयू। ये सीपीयू ही वो पार्ट होता है जो प्रोसेसिंग का काम करता है, जैसा कि नाम से आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। अब जो हार्ड डिस्क की जो एक्सेस टाइम होती है वो स्लो होती है। हार्ड डिस्क में अगर आपने कोई फाइल रखी है, उस पर आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो थोड़ा सा स्लो ओपन होता है, क्योंकि वो इसकी एक्सेस टाइम जो होता है वो स्लो होता है। रैम का एक्सेस टाइम काफ़ी फास्ट होता है। तो क्या होता है, जो भी मूवी हम लोग प्ले करते हैं वो पहले किसमें आती है, रैम में आती है, फिर रैम से हमारे सीपीयू में आती है। तो जो एक्सेस टाइम होता है वो थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू आवर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आवर रैम। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये क्या होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। और रैम जो है हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, जो काफ़ी फास्ट होता है और इसका एक्सेस टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे ही आप कोई मूवी पे डबल क्लिक करोगे वो सबसे पहले रैम में आती है, रैम से फिर सीपीयू में आती है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर वो रैम में आ जाए, अगर आएगी तो सीपीयू उसको काफ़ी फास्ट एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि रैम का एक्सेस टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, हार्ड डिस्क का स्लो होता है। तो ये 3 टॉपिक थे हमारे डेटा, कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा से रिलेटेड, जो एंड होते हैं। नाउ I am going to explain some remain portion of software. सॉफ्टवेयर के कुछ पोर्शन, कुछ टॉपिक छूट गए थे अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गिव मी 1 minute ब्रेक। Let's continue our topic, software. Free now remain portion of software is free and open source software.
ये टॉपिक छूट गया था, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइक जेनरिक सॉफ्टवेयर. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. I already explained types of software, system software and application software and customized software and general purpose software. Here is a special category of software, free and open source software. First topic is OSS and FLOSS. OSS means open source software. Open source software. OSS refers to the open source software means ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं. ठीक, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं आप इंटरनेट पर फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो. Software whose source code is available to customer and it can be modified and redistributed without any limitation. जैसा कि आप जानते हैं सॉफ्टवेयर चाहे वो गेम हो चाहे या कोई एप्लीकेशन हो वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बने होते हैं और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो कोडिंग की जाती है उस जो कोड होता है उसे बोलते हैं सोर्स कोड. तो ये जो OSS जो होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनके जो सोर्स कोड होते हैं वो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, फ्री में अवेलेबल होते हैं. इनको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब आप उसको बेच सकते हैं मार्केट में या फिर किसी को भी यूज़ के लिए दे सकते हैं. जैसे कोई आप गेम डाउनलोड कर लो, उसके कोड में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो करके उस गेम को आप दोबारा मार्केट में सेल कर सकते हो या फिर जिस किसी को भी खेलने के लिए देना चाहते हो या यूज़ करने के लिए देना चाहते हो दे सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशन. इससे कोई लिमिट नहीं है. OSS में कम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विथ अ पेमेंट ऑफ नॉमिनल चार्ज. ये जो OSS होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं. कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो नॉमिनल चार्ज लेते हैं, बहुत छोटा सा आपसे चार्ज लेंगे, पैसा लेंगे और वो अवेलेबल होंगे. इट्स डेवलपर में चार्ज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. अच्छा, इस जो सॉफ्टवेयर को जो बनाते हैं वो थोड़ा बहुत फीस लेते हैं, थोड़ी बहुत चार्ज लेते हैं यूज़र से या फिर अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप उनको कुछ डोनेट करना चाहते हो तो आप डोनेट कर सकते हो. ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो डेवलपर जो इन सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं वो उन डेवलपर्स की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक, अब नेक्स्ट इज FLOSS. F for free library, open source software. Free library, open source software. Here library means freedom. Library means freedom. FLOSS refers to the free library and open source software or to free libraries and open source software. The term FLOSS is used to refer to a software which is both free software as well as open source software. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये टोटली फ्री होते हैं. इनमें आपको कोई नॉमिनल चार्ज भी नहीं देना है, कोई भी छोटी सी पेमेंट भी नहीं करनी है आपको. डेवलपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बनाते हैं. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका एग्जांपल हम देखते हैं लाइक लिनक्स. ठीक है, आई थिंक यू ऑलरेडी लर्न लिनक्स in previous classes like in class 9th class 10th या class 10th में आपने पढ़ा होगा लिनक्स के बारे में. लिनक्स इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अवेलेबल फ्री टू यूज़. ये फ्रीली अवेलेबल होता है. ठीक है, बॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भारत ने बनाया है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन.
इंडिया वालों ने बनाया है इसे। ऐसे ही MySQL, ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, इनका आप यूज़ कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। नाउ मूव टू अवर सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर, दैट इज सेकेंड proprietary software, proprietary software। proprietary software is a software that is neither open nor freely available। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, इसके लिए आपको लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। its use is regulated through a license or a further distribution and modification is either forbidden। इनका जो यूज़ होता है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा रेगुलेट होता है, मतलब आप वो कंटिन्यू मॉनिटर करता रहता है ये सॉफ्टवेयर कौन यूज़ कर रहा है, और ये आपको परचेस करना पड़ता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए स्पेशल परमिशंस होती हैं। परमिशन इन द सेंस आपको परचेस करोगे तो अगर आप जैसे 1 साल के लिए अगर लाइसेंस परचेस कर रहे हो तो आप 1 साल तक ही यूज़ कर पाओगे। आफ्टर 1 ईयर यू कैन नॉट यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। 1 साल का आपने लाइसेंस परचेस किया है तो उसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल की, जैसा हम मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं तो हमें वैलिडिटी 28 डेज़ की मिनिमम मिलती है, 84 डेज़ की मिलती है, एक वैलिडिटी होती है। उस वैलिडिटी में हमें उसको यूज़ करना है। अगर यूज़ आप नहीं भी कर रहे हो तो भी आफ्टर 28 डेज वो एक्सपायर हो जाएगा। सेम ऐसा ही इस टाइप के सॉफ्टवेयर के साथ होता है, एक पर्टिकुलर एक टाइम की वैलिडिटी होती है, उसमें आपको उसको यूज़ करना है। ठीक है, इसके लिए आपको बाय द सप्लायर और वेंडर स्पेशल परमिशन जो जिससे आप खरीदोगे वो आपको परमिशन देगा कि आपको इतने कितने दिनों तक इसको यूज़ करना है, सप्लायर और वेंडर। अब ये जो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एग्जांपल अगर देखते हैं इसका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो आप घर में विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ 7, 8, 10, ये सब प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका एक टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अनलिमिटेड टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक, क्विक हिल एंटीवायरस, ये एंटीवायरस का नाम है, जो 1 साल या 3 साल के लिए लाइसेंस इसके आते हैं। 1 साल या 3 साल तक ही आप इनको यूज़ कर सकते हो और आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। एडोब फोटोशॉप, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, इसको भी आपको परचेस करना पड़ता है लाइसेंस। ठीक, नाउ मूव टू थर्ड कैटेगरी, दैट इज फ्रीवेयर। थर्ड कैटेगरी है इज फ्रीवेयर। The term freeware is generally used for software which is available free of cost and which allows copying and further distribution। ये जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, बट इनके जो सोर्स कोड होते हैं इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रीवेयर वाले, इनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप गेम्स जो फ्रीवेयर गेम होते हैं प्ले कर सकते हो, उनके सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, पर आप इनका जो सोर्स कोड है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करके बने होते हैं इनका भी कोड होता है, वो कोड को आप एडिट नहीं कर सकते, कुछ आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और मार्केट में सेल नहीं कर सकते। बट नॉट मॉडिफिकेशन
whose source code is not available, ठीक है। अच्छा, इनका सोर्स कोड जो होता है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं बस फ्रीली आपको यूज़ के लिए बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर उसमें पहले से इंस्टॉल रहता है, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसा आप गूगल क्रोम जानते हैं, गूगल क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र बाय विच वी कैन ओपन आवर इंटरनेट एंड वेबसाइट एंड वेब पेजेस। गूगल क्रोम क्या होता है? सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेबसाइट या वेब पेजेस ओपन करते हैं। सेम एज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसके जरिए हम वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। सोर्स कोड नॉट अवेलेबल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। सोर्स कोड इस सॉफ्टवेयर के अवेलेबल नहीं होता है। वी कैन नॉट मॉडिफाई, वी कैन नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट। नाउ लास्ट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज फ्री सॉफ्टवेयर। फोर्थ कैटेगरी इज फ्री सॉफ्टवेयर। Free software means the software is freely accessible and can be freely used. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रीली अवेलेबल होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। चेंज्ड, इम्प्रूव्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय ऑल हु विश टू डू। ठीक है, इन जो सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है वो भी अवेलेबल होता है मार्केट में, जिसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हो और आगे सेल कर सकते हो या फिर सेंड कर सकते हो कि किसी यूज़र, किसी स्टूडेंट को, किसी अपने फ्रेंड को दे सकते हो यूज़ करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर ओपन ऑफिस.org। जैसा आप MS ऑफिस यूज़ करते हो सेम वैसे ही ये भी सॉफ्टवेयर होता है ओपन ऑफिस.org, जो फ्रीली अवेलेबल होता है और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। सो टुडे आवर फर्स्ट चैप्टर totally completed. In next chapter we will start second chapter Python. Second chapter Python start करेंगे। I will give some questions and exercise of chapter 1. So please, try to solve it. If you have any doubt on this question, on those questions, please WhatsApp me personally. I will solve your questions and queries. Okay, thank you.